एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, उसको हम कवर कर रहे थे पेपर नंबर 1 को, और इसका जो सिलेबस है वो हम क्वेश्चन वाइज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे किन प्रकार से पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब आपको किन प्रकार से देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा जो प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, इससे पहले 2 क्वेश्चन आपके पढ़वाए जा चुके हैं। सिलेबस की वीडियो भी इसकी पड़ चुकी है, तो इन सारी चीज़ों को आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, बात करें तीसरा प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि सांख्य दर्शन क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, और सांख्य दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को कहाँ तक प्रभावित करती है, ये भी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बतानी रहेंगी। ठीक है, अगर ये थोड़ा और घुमा के पूछे तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि सांख्य योग के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए इसके परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन तथा ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का संक्षेप में क्या करना है, आपको उल्लेख करना रहेगा। ठीक है, अगर थोड़ा और घुमा के पूछना चाहे तो इस तरीके से भी पूछ सकता है यहाँ पे कि षड दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन माना जाता है, क्या हमारी शिक्षा सांख्य योग दर्शन से प्रभावित है? ये आपका प्रश्न है तीसरा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, सांख्य योग का शिक्षा दर्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि सांख्य की छात्र संकल्पना तथा बाल विकास के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखी थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम। ठीक है, ये हमारा होगा, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ तक कल वीडियो जो है रोक दिया गया था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच रहा था, तो इसलिए उनको रोक दिया गया था। अब इनको अगर हम देखें तो कह सकते हैं आगे कि सांख्य दर्शन के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निम्न प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कई सारे प्रकार बताए गए हैं। जैसे मनुष्य की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, तो हर अवस्था में उनका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे ये कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे चर्चा का विषय पहले बनाए हैं ये कि शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक की कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, दोनों विकसित होती हैं, और इस अवस्था का पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों के विकास से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो कोई भी पाठ्यक्रम आप रखें तो उससे बालक का क्या हो, उसकी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं सभी का क्या हो, विकास हो, इन्हीं सभी का डेवलपमेंट हो। ठीक है, आगे बात करें जो पाठन सामग्री की, यहाँ पे बात करते हैं कि पाठन सामग्री में हमें मिट्टी, पानी, प्रकाश, हवा, खुला आकाश आदि होना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों से उनको परिचय कराना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकें तो उन्हें शब्द के बारे में, रूप के बारे में, रस के बारे में, गंध के बारे में और स्पर्श तन्मात्राओं के बारे में तन्मात्राओं का प्रशिक्षण होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि वो जान सकें कि ये किसका रूप है, किसी को देखें तो पहचान सकें, रस के बारे में जान सकें, मीठा, तीखा, खट्टा कुछ भी जान सकें। ठीक है, गंध के बारे में जान सकें, खुशबू दे रहा है, बदबू दे रहा है, स्पर्श कोई आदमी छूता है तो उनको ये सारी चीज़ें पता हो सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बात करें आगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास द्रुत गति से होता है। ठीक है, मतलब जो शारीरिक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, काफ़ी अच्छे से होता है। बात करें अतः इस अवस्था में शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस जो अवस्था है आपकी, ये शैशवावस्था, इसमें जो है शारीरिक व्यायाम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अक्सर होता ही है, जैसे आप देखते होंगे आपके घर में अगर बच्चे होते होंगे तो जो दादी माँ होती हैं वो क्या करती हैं, तेल वगैरह लगाती हैं, वो सरसों का पीस के जो है हमारे यहाँ देहाती में उसे बुकवा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बुकवा कहते हैं, आपके यहाँ जो कुछ भी कहा जाता हो, तो वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तेल अब तो बाहर देखिए तो बेबी जॉनसन वॉनसन का तेल आता है, हाथ पाँव को ऐंठती हैं, पूरा घुमा उमा के हर तरीके से उसको परेशान करके रख देती हैं। तो ये व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा गया है कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या होना चाहिए कि इस अवस्था में जो है शारीरिक तथा ऐंद्रिक विकास तो चालू रहता ही है, अतः शैशवावस्था के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अधिक समुन्नत रूप में इस अवस्था में भी चालू रहना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि इस अवस्था में जो है, अगर देखें बाल अवस्था में भी, तो बाल्यावस्था में भी शारीरिक और ऐंद्रिक विकास, जो ऐंद्रिक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय बताई गई थी, और शारीरिक विकास, ये दोनों क्या रहता है, साथ में चालू रहता है। और देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है शैशवावस्था का, उसको बाल्यावस्था में भी लागू रखना चाहिए कुछ हद तक। ठीक है, आगे ये कहते हैं स्मरण करने वाली बातें इस समय
रटवाना अधिक उपयुक्त होगा। मतलब कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको इनको याद रखवाना हो, वो सारी चीज़ें इस अवस्था में आप याद करवा सकते हैं, इनको रटवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इनको याद हो जाएँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं यहाँ पे अगला जो तीसरा हेडिंग है आपकी किशोरावस्था या पूर्व युवा अवस्था के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। इस समय जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस अवस्था में स्वप्रत्यय अस्थाई होने लगता है, ठीक है? मतलब खुद से ही आदमी को अनुभूति होने लगती है क्या सही है क्या गलत है, तथा विनाशकारी बुद्धि जागृत हो जाती है। विनाशकारी कह रहे हैं, विनिश्चयकारी, ठीक है? क्या विनिश्चयकारी बुद्धि क्या हो जाती है, यहाँ पे जागृत हो जाती है। इस आयु में पाठ्यक्रम के विवेचनात्मक विषयों का प्रावधान किया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कुछ पाठ्यक्रम ऐसे रखना चाहिए जिससे वो अपनी विवेक का काम कर सके। विवेचनात्मक का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसके बारे में व्याख्या वो खुद कर सके, समझ सके, अच्छे से जान सके, ठीक है? आगे लिखा है कि किशोरावस्था के में विषयों का विवेचनात्मक तथा तर्क सम्मत ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कुछ ऐसे किशोरावस्था में कुछ ऐसे विषयों भी रखने चाहिए, विषयों का प्रावधान रखना चाहिए जिनके ऊपर बालक जो है क्या कर सके, विवेचना कर सके, उनके बारे में व्याख्या कर सके, अपना तर्क रख सके, सही गलत के बारे में जान सके, ठीक है? क्या सही है क्या गलत है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र की अवधारणाएं स्थिर होने लगती हैं, ठीक है? अवधारणाएं क्या होने लगती हैं, स्थिर होने लगती हैं, तथा वह अपना दृष्टिकोण बनाने में समर्थ होने लगती है। मतलब कह रहे हैं कि वो अपने आप को वो समझने लगता है कि बस हाँ, अब हम अपने आप से सारी चीज़ें कर सकते हैं। अन्य अवस्थाएँ जो हैं उसमें कह रहा है कि विद्यालयी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात भी शिक्षा चालू रहती है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जब बालक जो है विद्यालयी शिक्षा छोड़ देता है तो उसकी शिक्षा वहीं पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद भी शिक्षाएँ जो हैं क्या रहती हैं, चालू रहती हैं। वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, परंतु तब तक व्यक्ति का निर्माण पूरा हो जाता है। इस समय कह रहे हैं परंतु देखें तो जब वो विद्यालय हो जाता है, विद्यालय शिक्षा हो जाती है, तब तक क्या हो जाता है, उसका निर्माण पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी वो सीखता रहता है। इस समय तक यह विवेक जागृत हो जाना चाहिए कि जड़ प्रकृति तथा चैतन्य विभिन्न भिन्न है। मतलब कह रहे हैं कि जब ये आपका होता है, अन्य अवस्थाएं होती हैं, जब वो विद्यालय शिक्षा से बाहर निकलता है तो उस समय इसको ये पता होना चाहिए कि जड़ प्रकृति और जो चैतन्य है, चैतन्य प्रकृति, ये दोनों अलग अलग होती हैं। जड़ का मतलब हुआ मूर्खता, जो एकदम स्थिर रहे, और चैतन्य का मतलब हुआ जो जागृत रहे और वर्क करता रहे, ठीक है? और इस विवेक का क्रमशः विकास होना चाहिए, और इनका पहले क्रमशः मतलब एक के बाद एक भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है? आगे यहाँ पे आपकी जो है चौथी हेडिंग दी गई है ज्ञान तथा उससे अर्जित करने की विधियाँ। सांख्य मत में वैध वैध ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, ठीक है? आगे कह रहे हैं अथवा अवैध अथवा मिथ्या ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि वैध ज्ञान जो आपके लिए सत्य है, आपका जो है क्या है, आपके जीवन में काम आने वाला है, जो एक कार्य करने लायक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे, उनको प्रमा कहा गया है। और जो आपका मिथ्या है, अवैध ज्ञान है, जिनका कोई काम नहीं लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को सीख लेते हैं, तो वो यहाँ पे क्या किस नाम से जाना गया है, अप्रमा के नाम से जाना गया है, ठीक है? आगे बात करें तो सांख्य के अनुसार पदार्थ का निश्चित एवं त्रुटि रहित अर्थ परिरक्षित प्रमा कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो सांख्य के अनुसार देखें तो जो पदार्थ का एक निश्चित एवं त्रुटि रहित, जिसमें कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, अर्थ परिरक्षित परिच्छित को हम क्या कहते हैं, प्रमा के नाम से जानते हैं। अर्थात वही ज्ञान सत्य होगा जिसमें बुद्धि की वृत्ति वस्तु के रूप को सही ढंग से प्रकट करती है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि वही ज्ञान को सत्य माना जाएगा जिसमें बुद्धि क्या हो, वृत्ति वस्तु के रूप में क्या हो, सही ढंग से प्रकट करती हो। आगे कहते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तत्वों का प्रयोग होता है। प्रथम जो है क्या है, प्रमाता अर्थात ज्ञाता, ठीक है? ज्ञाता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे प्रमेय अर्थात ज्ञेय विषय होना चाहिए, और तीसरा प्रमाण होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात किया गया। पहला क्या होना चाहिए, ज्ञाता। दूसरा आपका ज्ञेय विषय होना चाहिए, जो आपको ध्यान में रखना है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। और तीसरा आपका प्रमाण होना चाहिए, ठीक है? चलिए, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो आपको बताने वाला चाहिए, दूसरा आपको क्या पढ़ना है ये जानकारी होनी चाहिए, और तीसरा जो आप पढ़ रहे हैं उसका कोई प्रमाण है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
एक मिनट, ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में सांख्य मत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से मिलता जुलता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में सांख्य में जो मत बताया गया है, जो बात रखी गई है, जो क्या बोलते हैं सिद्धांत रखा गया है, वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के उद्दीपन अनुक्रिया, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनका जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है उससे मिलता जुलता है। बात करें सांख्य मतानुसार ज्ञान वस्तु विशेष, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सांख्य के मतानुसार अगर देखें तो वो कहते हैं जो ज्ञान वस्तु विशेष के आकार अथवा अन्य गुणों के माध्यम से उत्पन्न होता है, परंतु यह आकार कहीं बाहर से आकार बुद्धि पर आरोपित नहीं होता है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे अगली हेडिंग मिलेगी, ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के बारे पे यहाँ पे बताया गया है। तो सांख्य में ज्ञान प्राप्ति की 3 विधियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? पहला तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अनुमान विधि और तीसरा शब्द विधि। यहाँ पे 3 विधियाँ बताई गई हैं, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो पहले शब्द विधि, पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि विषयों के प्राप्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विषयों के प्रति इंद्रियों के संपर्क में संपर्क से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान यथार्थ अथवा साक्षात होता है। मतलब कह रहे हैं जिन चीज़ों को आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके जान पाते हैं, उनको संपर्क में रखें, जैसे किसी चीज़ को आप स्पर्श करके जान ले रहे हैं, देख के जान ले रहे हैं, ठीक है, सूंघ के मतलब खुशबू लेकर के, बदबू लेकर के, रस के द्वारा जान पा रहे हैं, वो आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सांख्य मत में प्रत्यक्ष के 2 मत हैं, पहला कौन सा है, निर्विकल्प है और दूसरा साविकल्प है। एक में आपको कोई विकल्प नहीं मिलता है और दूसरा आपका साविकल्प विकल्प के साथ होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपके बताया गया है अनुमान विधि। अनुमान विधि में होता है कि अनुमान विधि वह है, अनुमान वह विधि है जिसमें ज्ञात विषयों के आधार पर किसी अज्ञात विषय का किसी हेतु के माध्यम द्वारा अनुमान लगाया जाता है। मतलब कह रहे हैं कोई ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम दूसरे विषय के बारे में जब अनुमान लगाते हैं, वो क्या हो जाता है, आपका अनुमान विधि होता है। अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है। मतलब कह रहे हैं किसी पूर्व ज्ञान के क्या होते हैं, पहले ही आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुमान। किसी चीज़ के बारे में जब आप पहले से ही कोई जानकारी देने लगें तो वो क्या हो जाता है, वो आपका अनुमान हो जाता है। तीसरा नंबर यहाँ पे बताया गया है शब्द प्रमाण विधि। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं है, उसके लिए शब्द प्रमाण का प्रयोग करना पड़ता है। शब्द किसी वस्तु का वाचक होता है। दूसरे शब्दों में शब्द वह संकेत है जो किसी वस्तु अथवा क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। अनुशासन यहाँ पे बात की गई है अगली बार। तो यहाँ पे दिया गया है कि सांख्य दर्शन के अनुसार विवेक ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। मतलब कह रहे हैं जब आपके दिमाग से खुद ही पता चलने लगे क्या सही है क्या गलत है, जब इस सारी चीज़ों को ज्ञान हो जाए, आप खुद से ही सारे प्रश्न का जवाब पाने लगे, तो वही आपका क्या हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, वही आपके मुक्ति का साधन बन जाता है। योग दर्शन के अनुसार विवेक ज्ञान के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। योग दर्शन जो है वो कहता है कि अगर आपके अंदर विवेक ज्ञान की चाहते हैं कि आपके अंदर विवेक ज्ञान आए, तो उसके लिए आपको जो है अनुशासन में रहना पड़ेगा। सांख्य तथा योग दोनों एक दूसरे के क्या हैं मेरे प्यारे दोस्त, पूरक हैं। योग दर्शन के अनुसार भी योजना प्रस्तुत की गई है। मतलब कह रहे हैं कि योग दर्शन के अनुसार योग दर्शन में अनुशासन की योजना क्या की गई है, प्रस्तुत की गई है, प्रकट की गई है। इसमें सांख्य योग कहा जाता है, मतलब इसे सांख्य योग कहा जाता है। कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पे यम बताया गया है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये यहाँ पे आपके 8 योजना बताए गए हैं अनुशासन के। ठीक है, अनुशासन रखने के लिए इन सभी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग है आपकी मेरे प्यारे दोस्त की हमारी शिक्षा तथा सांख्य योग दर्शन। जो हमारी शिक्षा है और सांख्य योग दर्शन में क्या संबंध है, ये भी देख लेते हैं। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवन प्रदान करने में सांख्य दर्शन महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इसको आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली को, तो उसमें आपको सांख्य दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करें। सांख्य दर्शन बालक के शरीर, प्रकृति, परिवेश तथा उसमें निहित आत्मा दोनों
दोनों को उचित स्थान प्रदान कराता है। ठीक है, आगे बात करें, सांख्य द्वारा प्रस्तुत बाल विकास का विवेचन बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक है तथा बाल विकास की दृष्टि से अध्यापन को एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि आदि विभिन्न ज्ञानात्मक अंगों के विकास का अवस्थावार विवेचना मिलता है। ठीक है, आगे बात करें, सांख्य द्वारा प्रतिपादित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सांख्य द्वारा प्रतिपादित अवस्था क्रम के अनुसार पाठ्यक्रम सर्वथा मनोवैज्ञानिक आधारों पर बना हुआ है। उसमें आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की ज्ञान शाखाओं का प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे बात करें तो लिख सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की जिन विधियों का उल्लेख सांख्य दर्शन में मिलता है वह सभी किसी न किसी रूप में आधुनिक अध्यापन विधियों का में प्रतिबिंबित हैं, होती हैं। ठीक है, बात करें सांख्य मत में एक और यदि प्रत्यक्ष विधि का आग्रह है तो दूसरी ओर शब्द विधि का महत्व कम नहीं आंका गया है। ठीक है, बात करें वर्तमान भारतीय सामाजिक ढांचे को देखते हुए शिक्षा का जो समन्वयकारी विवेचन सांख्य दर्शन में मिलता है वैसा अन्यत्र मिलना कठिन है। सांख्य का प्रमाण विवेचन भी बड़ा वैज्ञानिक है। उसका सीखने संबंधित मनोवैज्ञानिक आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द विधियों का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द विधियों का जितना वैज्ञानिक विश्लेषण सांख्य ने किया है वह अत्यंत दुर्लभ है। सीखने में अंतःकरण, मन, अहंकार, बुद्धि, आत्मा की भूमिका का विश्लेषण सांख्य की अपनी विशेषता है। आज के मनोवैज्ञानिकों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि सांख्य के अनुशासन शिक्षक एवं शिक्षार्थी संबंधित विचार में भी अति प्राचीन होते हुए भी अति आधुनिक हैं। अध्यापक एवं छात्र दोनों को अनुशासन पालन करना सांख्य का उद्देश्य किए मान्य नहीं होगा। ठीक है, मानी उपदेश किए मान्य नहीं होगा। अध्यापक को अपने ज्ञान का पंडित होने और प्रमाणों के प्रयोग में निपुण होने का उद्देश्य देना। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सांख्य ने युग के अध्यापकों का मार्गदर्शन किया। सांख्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार करता है। उसका यह बतलाना लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक है, आगे कहते हैं कि सांख्य प्रकृति अर्थात जड़ और पुरुष अर्थात चेतन दोनों के स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकार करता है और इस प्रकार वह भौतिकवादी एवं अध्यात्मवादी दोनों को स्वीकार है, परंतु उसका अनेकात्मवाद और निरीश्वरवाद अन्य भारतीय दर्शनों को आलोचना का विषय है। ठीक है, पर कुछ भी उसकी तर्क एवं ज्ञान मीमांसा बड़ी वैज्ञानिक है। ठीक है, और उसकी आचार मीमांसा बड़ी व्यवहारिक है। इस दृष्टि से इसे दर्शन का शैक्षिक महत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत बिना मन के पढ़ाए हैं तो हो सकता है कि आपको कहीं पे थोड़ा दिक्कत आई हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा और समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।